हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टेक्निकल प्रोग्रेस। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर ने क्या कहा था टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में। शुम्पीटर की सारी थ्योरी इनोवेशंस पे बेस्ड होती हैं, तो बहुत कुछ कहा था इन्होंने। क्या क्या कहा था वो पूरा डिस्कस करेंगे। टेक्निक इज़ द सोशल पूल ऑफ नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स। जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है वो एक सोशल पूल है कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल आर्ट्स मतलब इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं किस किस तरीके से काम कर रही हैं और उसके बारे में जो सारी नॉलेज है वो एक जो नॉलेज है ओवरऑल एक सारे नॉलेज को इकट्ठा कर दें तो उसका जो सोशल पूल है उसे हम टेक्निक या टेक्नोलॉजी कहते हैं। द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ द रेट एट विच द नॉलेज इज़ इंक्रीजिंग। तो जब भी कहीं पे आपको टेक्निकल प्रोग्रेस सुने या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सुने तो इसका मतलब है कि कितनी तेज़ी से नॉलेज बढ़ रही है। किस चीज़ की नॉलेज? इंडस्ट्रियल आर्ट्स की। तभी तो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए जो है तजुर्बे करके नए नए एक्सपेरिमेंट करके नई नई चीज़ें लॉन्च कर देती हैं कंपनीज। द टर्म टेक्निकल प्रोग्रेस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन कौन सी सिचुएशंस? फर्स्ट, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल चेंज implies that a given output can be produced with fewer inputs than before। तो जब भी टेक्निकल चेंज आता है इसका मतलब ये भी होता है कि पहले से कम इनपुट्स या रॉ मटेरियल यूज़ करके अब सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनाई जा सकती है, या फिर मोर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड गिवन द सेम क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स, कि इन्हीं सेम इनपुट्स या रॉ मटेरियल से अब पहले से ज़्यादा माल बनाया जा सकता है। उसको भी हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही कहेंगे। थर्ड आ जाता है एग्जिस्टिंग आउटपुट अंडरगोज क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट। जो भी आप एग्जिस्टिंग आउटपुट बना रहे हो उसमें क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं। क्वांटिटेटिव मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बना पा रहे हो, या फिर न्यू कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड। क्या पता जो कमोडिटीज़ पहले आपने सुनी भी नहीं थी वैसी चीज़ें अब बनने लग गई हैं, उसको भी हम टेक्निकल प्रोग्रेस ही कहेंगे। अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ द रिजल्ट ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। तो शुम्पीटर का मानना था कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस होती है वो इन्वेंशंस या इनोवेशंस की वजह से ही आ पाती है। इन्वेंशंस इज़ द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू टेक्निक, कि मतलब कोई नई टेक्निक को लेके आ जाना काम करने की, उसे इन्वेंशन का है। एंड इनोवेशन कंसिस्ट इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एन इन्वेंशन टू प्रोडक्शन फॉर मार्केट। तो इन्वेंशन का मतलब क्या था कि कोई नई टेक्निक लेके आ जाना, उस नई टेक्निक को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके मार्केट के लिए सामान बनाना, उसे इनोवेशन कहा है शुम्पीटर ने। तो ये था सारा का सारा टेक्निकल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। एक ही बात है कि वो क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूँ कि चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश ने तरक्की करनी है तो टेक्निकल प्रोग्रेस के बगैर तो नहीं हो सकती, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कार्ल मार्क्स एंड शुम्पीटर, जिनकी थ्योरी मैं अलग अलग डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपको उनकी थ्योरीज चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो कार्ल मार्क्स एंड शुम्पीटर हैव एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्निकल प्रोग्रेस इन देयर ग्रोथ मॉडल फॉर्मुलेशंस। तो बेसिकली उन्होंने जो भी अपने ग्रोथ मॉडल दिए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उनमें कार्ल मार्क्स ने भी और शुम्पीटर ने भी काफ़ी एम्फेसाइज किया है कि टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है अगर देश की तरक्की करनी है। तो डाटा ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ रिवील दैट टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ। डाटा भी हमें यही शो करता है कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी कंट्री को ग्रो करने में या डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अकॉर्डिंग टू मैंसफील्ड, टेक्नोलॉजिकल चेंज is one of the most important determinants of the shape and evolution of the economy। वो भी यही कहते थे कि इकोनॉमी की क्या शेप होएगी, किस तरीके से इवॉल्व करेगी, किस पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। टेक्निकल चेंजेस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैज़ improved working condition, permitted the reduction of working hours and प्रोवाइडेड द इंक्रीज फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उनका ये मानना था कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंज लाते हैं किसी भी कंट्री में तो वर्किंग कंडीशन बेटर हो जाती हैं। अब कम आवर्स में ही काम करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जा सकती है, ज़्यादा टाइप के गुड्स आ जाते हैं और वर्किंग आवर कम होंगे और लेजर टाइम ज़्यादा बढ़ेगा तो मतलब डेवलपमेंट तो होगी ना। फिर फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड
एज रिगार्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फॉलोइंग पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है, इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस करती है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल प्रोग्रेस हेल्प्स इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तभी कंट्रीज़ अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगी। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को तो अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगी। अब अफ्रीका वगैरह देख लो या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, मगर एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो डेवलप तो नहीं है ना, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाती। ऑल्सो देयर यूटिलाइजेशन इज़ डाइवर्सिफाइड। तो अगर उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे और उनकी डाइवर्सिफिकेशन भी कर पाएंगे। इंक्रीज्ड and diversified output contributes to the growth of national income and economic development। तो जब भी कोई कंट्री अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और कई टाइप की चीज़ें बनाता है तो वो नेशनल इनकम को भी ग्रो कर पाता है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी वो लेके आता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तभी अपने कंट्री के रिसोर्सेज को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आ जाता है यूज़ ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। Technical progress facilitates the discovery and utilization of potential resources of the nation। तो कुछ resources तो नेशंस के पास होते हैं, कुछ होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज जो वो एकदम से कर सकता है मगर वो नहीं कर पाता क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी बैकवर्ड है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट ऑयल could be explored from the sea in इंडिया। इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई थी, इसलिए इंडियन ओशियन में इंडिया ने जो है ऑयल की खोज की और निकाल पाए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कैसे निकालते। ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज फॉर द इम्पोर्ट्स। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो दिमाग से सोचो, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना ही तो अच्छा हम इम्पोर्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो हमें सारा माल तो बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो सारा पैसा तो बाहर चला जाएगा। एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड विद डोमेस्टिक रिसोर्सेज देमसेल्व्स। तो हम अपनी प्रोडक्शन को, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ही इंक्रीज कर सकते हैं और हमारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन पर डिपेंडेंस भी कम हो सकती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको विद इन द कंट्री ही बनाया जा सकता है अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। An underdeveloped country utilizes her technological progress in the field of import substitution so that lot of foreign exchange is saved for the import of essential raw materials and capital goods। तो अगर वो चीज़ें जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो विद इन द कंट्री ही बनाएं, वो कैसे बना पाएंगे? हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो ही बना पाएंगे ना। तो वो चीज़ें जो हम बाहर से ना खरीदें और विद इन द कंट्री बनाएंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज बचा लेंगे और उस बचे हुए फॉरेन एक्सचेंज से जो हमारे कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं या मशीनें वगैरह हैं, कैपिटल गुड्स हैं, उसको इंपोर्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दस The process of technological progress continues hand in hand with the process of capital formation। तो ये साथ की साथ चलता है, कदम से कदम मिला के चलता है कि अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमारे कंट्री में अच्छी होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन भी लगातार होगी, क्योंकि वो चीज़ें बाहर से तो खरीदेंगे नहीं, फिर विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर देंगे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ जाएंगी कंट्री में। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल प्रोग्रेस फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आउटपुट इन लेस डेवलप कंट्रीज़। जो भी लेस डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, अगर वहाँ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गई तो वो क्या करेंगे, काफ़ी डाइवर्सिफाइड आउटपुट बनानी शुरू कर देंगे, कई नई टाइप की इंडस्ट्रीज़ खोल लेंगे जिसको बाहर भी भेजना शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ा देंगे अपने। एज अ रिजल्ट these countries become capable of exporting non-conventional goods such as engineering goods and various other finished products। तो पहले जो सिर्फ एग्रीकल्चर के गुड्स बाहर भेज रहे थे वो तो भेजेंगे ही, मगर एग्रीकल्चर के साथ साथ जो नॉन कन्वेंशनल आइटम्स है जैसे छोटे मोटे इंजीनियरिंग गुड्स, मोटर बना के बाहर भेजना शुरू कर दिया, उससे एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड देयरफॉर द कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट। जब नई टेक्नोलॉजी से काम करेंगे तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगी, तो जो होम कंजम्पशन के अलावा जो भी हम बना रहे हैं वो बाहर भेज दिया करेंगे, तो इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफाइड आउटपुट डिपेंडेंस ऑफ द अंडरडेवलप्ड कंट्रीज अपॉन द डेवलप्ड वन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। तो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वो भी कम हो जाएगी। अकॉर्डिंगली terms of trade start improving in favor of developing countries and these countries start getting fair compensation for their exports।
तो अगर हम टेक्नोलॉजी अच्छी करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन होगी, बाहर सामान बिकेगा जाके, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड भी अच्छे होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही हो जाएगी। अब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री इतने ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएंगे कि वो बार्गेनिंग पावर में, मतलब कोशिश करेंगे हर एक चीज़ में बार्गेनिंग करने की डेवलप कंट्रीज़ के साथ, कि हमारे रिसोर्सेज सिर्फ हम ही यूज़ करेंगे, तुम नहीं यूज़ कर सकते। आपको पता है ना, जैसे कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अमेरिका जाके बैठा हुआ और उनका तेल ले जा रहा है, समझ की बात, इस टाइप की चीज़ें। तो और भी कई चीज़ें, वो तो मैं पॉलिटिक्स में चला गया था। 5th पॉइंट आ जाता है इंक्रीज़ इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन तो बढ़ेगी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी अच्छी होती है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि वो सामान हम सस्ते में बनाते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस एंजेंडर्स ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। तो जब भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या टेक्निकल प्रोग्रेस होगी तो आउटपुट तो ग्रो करेगी, प्रोडक्टिविटी भी ग्रो करेगी। एज अ रिजल्ट पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीज्ड, इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। कंसिक्वेंटली वाइल ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड राइजेज, ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योर स्टार्ट सेविंग जनरेटिंग मोर एंड मोर सरप्लस। तो दूसरी एक तरफ तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, वो और ज़्यादा सेविंग्स करेंगे, और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और ज़्यादा सरप्लस कमाएंगे। दे आर एनकरेज टू मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स, और वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे क्योंकि लोगों की डिमांड हाई है। डिमांड किस लिए हाई है? क्योंकि उनकी तनख्वाहें हाई हैं। तनख्वाह क्यों हाई है? उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्रूव्स टू इम्प्रूव द रेट ऑफ ग्रोथ। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहता है, जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी। समझ की बात। तो नेक्स्ट आ जाता है 6th पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल। बाहर से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। फॉरेन कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज जनरली ऑन द कंडीशन दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड देयर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जब बाहर से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स उसी शर्त पे आती हैं कि उस कंट्री में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तभी होगा जब टेक्नोलॉजी अच्छे लेवल की होगी, और दूसरा वो ये देखते हैं कि उस कंट्री में वो टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटीज़ हैं जिनसे वो कंट्री के अंदर जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहे। समझ की बात। सम कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ अदर्स ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स एंड नो हाउ। तो कुछ कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहती हैं एक्सपोर्ट्स के लिए और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके लिए। इन सच अ सिचुएशन टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट बिकम्स द कॉज एंड इफेक्ट फॉर ईच अदर। ऐसी सिचुएशंस में जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है और उसी से एक देश जो है वो तरक्की कर पाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट वो दोनों के दोनों हो जाते हैं कि भाई बाहर के लोगों से टेक्नोलॉजी भी लेनी है, मशीनें भी लेनी है और विद इन द कंट्री भी डेवलप करनी है। तो ये कॉज भी हो गया और इफेक्ट भी हो गया। न्यू टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द न्यू एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश्ड विद फॉरेन कोलैबोरेशन। तो नई टेक्नोलॉजी भी आती है जो फॉरेन कोलैबोरेशन या फॉरेन कंट्रीज़ या कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करोगे तो बाहर से नई टेक्नोलॉजी भी आती है, उससे भी कई इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट आ जाता है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एंड इरीगेशन आर सम ऑफ द बेसिक facilities in the development of which technological progress या technical progress has been of prime importance। तो इस पॉइंट में यही कहा गया है कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना ही तगड़ा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो देश तरक्की करेगा। Thus, technical progress contributes to the growth of the economy by way of developing its infrastructure। तो जितना अच्छा टेक्नोलॉजी होगी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और उतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। 8th पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो बंदों से ज़्यादा काम करवाया जा सकता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कैसे? लेबर इज गिवन ट्रेनिंग फॉर द यूज़ ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इम्प्रूव्स देयर एफिशिएंसी। जो भी लेबर हायर करते हैं उनको पहले सिखाया जाएगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारा का सारा उनको बताया जाएगा, उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन टर्न फैसिलिटेट्स मोर इनोवेटिव आइडियाज़ ऑफ प्रोडक्शन लिखना था यहाँ मैंने गलत कर दिया, मैं यहाँ प्रोडक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्शन है उसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इनोवेटिव आइडिया से प्रोडक्शन बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस आर रिड्यूस्ड। तो जब आप एक
गिवन टेक्नोलॉजी से आप जितना सामान बनाते हो, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, उससे ज़्यादा बनाओगे तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से प्राइजेस सस्ता हो जाएगा। समझ की बात। तो ओवरऑल जो है एफिशिएंसी बढ़ती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, अगर वो बेटर टेक्नोलॉजी से काम करें तो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 9th पॉइंट, रैपिड इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। समझ की बात। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि कितनी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे कंट्री में फैलती है, ये डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से जो नई टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन करती है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या वो पर्टिकुलर कंपनी या कंट्री। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ बीन द चीफ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द यूरोपियन नेशंस। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने से ही आया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज इन अंडर डेवलप कंट्रीज़, UDCs मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज़, रिक्वायर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर अंडर डेवलप कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना है या मोर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द जापानीज़ एंड जर्मन इकॉनमीज। जापान की इकॉनमी और जर्मन इकॉनमी क्यों आगे बढ़ गई? इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी। ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उनकी जो इकॉनमी है उनके लिए काफ़ी बेस माना जाता है। ठीक है। उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ द डायरेक्ट बियरिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही है कि भाई जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा फैलेगी। इट हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑल सच पैरामीटर्स विच आर वाइटल टू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से वो सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगी तो देश तो तरक्की करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन in agriculture was to a great extent the outcome of the technological progress। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसके अंदर क्या आ जाता है? न्यू सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर ऑल द साइन क्वेनन। साइन क्वेनन होता है नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए जो नए नए मेथड, नए नए सीड्स, नए नए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई, उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। 11th पॉइंट आ जाता है चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमारा जो सोशल एंड इकोनॉमिक ढांचा है वो भी चेंज हो जाता है। कैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या टेक्निकल प्रोग्रेस, कुछ भी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल, there has been a noticeable change in the social and economic structure of underdeveloped countries। कैसे? Man becomes curious to acquire new ideas so as to raise his income level and level of living। इंसान जो है डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में और ज़्यादा नए नए आइडियाज़ लेके आ रहा है ताकि वो और ज़्यादा पैसा कमा सके और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके। His outlook becomes more progressive। उसकी जो थिंकिंग है वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गई है। Contacts with the developed countries generates demonstration effect that help shedding कन्वेंशंस एंड रिचुअल्स। तो बेसिकली जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के कॉन्टैक्ट्स हैं किनके साथ? डेवलप कंट्रीज़ के साथ, जिनकी वजह से उनके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ जाता है कि फ़लाँ कंट्री में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, लंदन में ये हो रहा है, किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जर्मन में ये हो रहा है, हम भी अपने कंट्री में ऐसे करेंगे। समझ की बात? अ न्यू सोशल ऑर्डर इज़ इस्टेब्लिश्ड। उसको देखो देखी हमारे कंट्री में एक नया एक सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जाता है। मोर ऑफ एफिशिएंट लेबर एंड कैपिटल आर नीडेड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर इट्स अरेंजमेंट न्यू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर इस्टेब्लिश्ड। और इन सब की अरेंजमेंट के लिए नए नए इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ऑल दिस ब्रिंग्स अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकॉनमी। ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही जगह लेके जाती हैं कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से इकॉनमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इकॉनमी जो है अब एग्रीकल्चर इकॉनमी से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियल इकॉनमी की तरफ जाती है। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यूट्रल टेक्निक या न्यूट्रल टेक्नोलॉजी। एक ही बात है। चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रल टेक्निक इज़ दैट टेक्निक बाय विच
at any constant value of capital labor ratio, the ratio of marginal product of the capital to that of labor remains constant. सिंपल वर्ड्स में न्यूट्रल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो जो चेंजेस आते हैं लेबर और कैपिटल में वो सेम रहेंगे, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है या मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। न्यूट्रल टेक्निक सिंपल वर्ड्स में, मान लो आप एक लेबर यूज़ कर रहे हो और एक मशीन यूज़ कर रहे हो। अगर दो लेबर यूज़ कर रहे हो और दो मशीनें यूज़ कर रहे हो, मतलब लेबर भी बढ़ रही है और कैपिटल भी बढ़ रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ बढ़ रही है और उनकी मार्जिनल प्रोडक्शन भी सेम रह रही है, तो उस चीज़ को न्यूट्रल टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। इफ़ change in capital 1 and change in labor 1 denotes the marginal productivity of capital and labor, जैसे ये वाली है चेंज इन के मतलब चेंज इन कैपिटल एंड चेंज इन लेबर को हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक एंड चेंज इन L2 एंड change in K2 denote the marginal productivity of the labor and capital after the application of technique, then हम ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आने से जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी और लेबर की प्रोडक्टिविटी है इसकी रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस चीज़ को क्या कहते हैं? न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या न्यूट्रल टेक्निक। समझ की बात कि भाई टेक्निक चेंज तो की है हमने, लेबर और कैपिटल की टेक्नोलॉजी में चेंज है मगर उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया, उनकी एफिशिएंसी वैसी की वैसी ही है। उसको क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल टेक्निक या न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है और उसका डायग्राम क्या है, पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ वन विच यूजेज लार्जर अमाउंट ऑफ लेबर एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो सिंपल वर्ड्स में लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मशीनों से काम कम किया जाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर हिक्स क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज दैट टेक्निक बाय विच एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू दैट ऑफ लेबर इज डिक्रीजिंग। सिंपल वर्ड्स में कि लेबर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो रहा है और जो कैपिटल का इस्तेमाल है वो कम हो रहा है। वो कब होगा? जब कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज करें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाए और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़्यादा हो जाए। जब नीचे वाला ज़्यादा होगा और ऊपर वाला छोटा नंबर होगा तो ये वाला पूरा सॉल्व करके आंसर कम आएगा। समझ की बात? तो कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज जिससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की जो रेशियो है वो पहले से कम हो जाए उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे। Thus, in such a technique, more of the labor and relatively less capital are used। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें लेबर का इस्तेमाल मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ज़्यादा होता है और कैपिटल का इस्तेमाल पहले से कम होता है। तो अगर आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 2 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 2 इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 1। सिंपल वर्ड्स में 1 मतलब पुराने टाइम में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और लेबर की रेशो थी वो ज़्यादा थी। अब जो लेबर कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कम आई है क्योंकि हमने लेबर की क्वांटिटी बढ़ा दी है और जो कैपिटल है उसकी क्वांटिटी उतनी की उतनी रह गई है या कम कर दी है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी बनाने की कोशिश करूंगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल सेविंग टेक्निक। इसको कैपिटल सेविंग टेक्निक भी कहा जाता है। इन सच अ टेक्निक आउटकम इज सॉट टू बी रेज्ड, आउटकम या आउटपुट कुछ भी लिख सकते हो, कि उसको रेज किया जाता है थ्रू ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ लेबर देन कैपिटल। तो हम आउटपुट या फिर आउटकम को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं लेबर को ज़्यादा लगा के और कैपिटल को कम करके या कैपिटल को उतना का उतना ही रख के। इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे। द गिवन फिगर शोज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक दिखा रहे हैं कि इतना कैपिटल था इतना लेबर, तो हम 100 माल बना रहे हैं। अब हमने 200 माल बनाने के लिए लेबर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी। इन the given figure labor is shown on x axis and capital is shown on y axis। तो x axis पे labor है, y axis पे capital है। Q and Q1 are isoquants। ये जो Q and Q1 है isoquant curves हैं। indicates that to produce 100 units of output OL units, ये जो है OL units of labor and OK units of capital के जो capital है जो OK है वो इतना capital और इतना labor यूज़ हो रहा है। ठीक है,
तो वही बात जो मैं आपको बता रहा था वो इंग्लिश में लिख ली। एंड ओके यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर नीडेड इन केस ऑफ 200 यूनिट्स, इन केस 200 यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम OQ टू OQ1, मतलब Q से अगर Q1 की तरफ शिफ्ट होना है तो हम क्या करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ लेबर इज टू बी इंक्रीज फ्रॉम OL टू OL1, कैपिटल इनपुट रिमेनिंग द कांस्टेंट, कैपिटल को उतना का उतना ही रखेंगे, ठीक है। तो इसी को ही तो कहेंगे ना लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया, ठीक है। दिस शोज दैट लेबर इंटेंसिव टेक्निक फैसिलिटेट्स इंक्रीज in the output with increased application of labor, keeping the application of capital as constant। तो कैपिटल को कांस्टेंट करके लेबर की क्वांटिटी बढ़ा के प्रोडक्शन को 100 से 200 कर दिया, ठीक है। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरिट्स ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है। तो ऐसे कई इकोनॉमिस्ट हैं जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को काफ़ी बढ़ावा देते हैं, वो कहते हैं इससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ती है। तो नर्क्स एंड किंडलबर्गर, किंडल, कुछ लोग इसको किंडलबर्गर कह देते हैं, कुछ लोग किंडलबर्जर कह देते हैं, ठीक है। तो आप प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये दोनों क्या कहते थे, आर अमंग दोज इकोनॉमिस्ट्स हु आर्ग्यू in favor of labor intensive technique in underdeveloped countries on account of the abundance of labor in these countries। ये दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट कहते थे कि अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में यही जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन कंट्रीज़ में लेबर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेबर की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ आर्ग्यूड दैट it would not be appropriate for the underdeveloped countries to adopt capital intensive technique of advanced nations as capital is scarce in the poor countries। तो जो poor countries हैं उसमें capital की कमी है, तो capital intensive technology उनको जो है नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। Adopting the capital intensive technique of production, these countries would simply be the victim of demonstration fact। अगर इन्होंने वही टेक्नोलॉजी जो डेवलप कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से काम करना शुरू कर लिया, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की शिकार हो जाएंगी कि देखो देखी दिखावे में ही ये सारा काम करने लग जाएंगी जैसे डेवलप कंट्रीज करती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किंडलबर्गर या किंडलबर्जर, adoption of capital intensive technique leads to the extra advantage of capital as capital is very intensely utilized। तो उन्होंने कहा था कि capital intensive technique अगर वो adopt करते हैं it will lead to extra advantage of capital, तो ये कैपिटल की एक्स्ट्रा एडवांटेज में चला जाता है। हाउएवर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इज टू बी गिवन अप। तो अगर हम कैपिटल यूज़ करेंगे, हर जगह पे कैपिटल यूज़ करेंगे, तो कैपिटल तो उन कंट्री में स्कार्स है, तो जहाँ पे असल में हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ के लिए कैपिटल का जो यूजेज है वो कम हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड इन फेवर ऑफ द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के फेवर में कौन कौन से पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ये तो सबको पता है कि भाई अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करते हैं तो जॉब्स तो सबको मिलेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ये आपको पता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट है और उनके भी कई टाइप्स हैं, जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह कई टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कैन हेल्प क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़, तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नर्क्स की थ्योरी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नर्क्स, कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन आर रिक्वायर्ड टू यूज़ मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल। जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनको लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और कैपिटल का कम। दिस विल रिड्यूस देयर प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से वो अपनी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है मेरिट्स ऑफ जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर आ जाता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। विद द एडॉप्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर एंड मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम लेबर इंटेंसिव तरीके से काम करेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी। एज अ रिजल्ट इनकम लेवल राइजेज लीडिंग टू राइज इन द कंजम्पशन लेवल। इसकी वजह से क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी और उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ऑल दिस इम्प्लाइज एनलार्जमेंट ऑफ द मार्केट। इससे क्या होगा, मार्केट बढ़ेगी, मार्केट में ट्रेड बढ़ेगा। दिस एनकरेजेस प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस टू मेक मोर एंड मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे प्रोड्यूसर्स को एनकरेजमेंट मिलेगी, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन दस इम्प्रूव्स, इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी और कैपिटल फॉर्मेशन होगी कंट्री में। थर्ड पॉइंट आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, कि जो पूंजी या कैपिटल की जो कमी है उसको पूरा करने का यही एक तरीका है कि लेबर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ऐसे भी कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो कैपिटल है, पूंजी जो है उसका तो कमी है ना,
As a result, there is lesser scope for automation in the process of production and the rate of growth is retarded. तो होता क्या है, इस वजह से जो कैपिटल के कम होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो सफ़र करती है और ग्रोथ रेट सफ़र करता है, या कम हो जाएगा या रुक जाएगा. हाउएवर, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिस्पाइट द स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल. कैपिटल की कमी है, फिर भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट दस गेट्स गोइंग. तो अगर लेबर का इस्तेमाल करें तब भी तो फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी ना. मशीनें उतनी की उतनी रहें, लेबर को बढ़ा दें, लेबर से काम ज़्यादा कराएं, उससे भी कैपिटल फॉर्मेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ता रहता है. तो जो भी स्कार्सिटी है कैपिटल की, उसको पूरा करने के लिए भी हम लेबर का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं. फोर्थ पॉइंट आ जाता है लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल. जो फॉरेन कैपिटल है उस पर डिपेंडेंस कम हो जाती है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्स सिंपल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. अब लेबर से काम कराना है तो सिंपल औजार चाहिए उनको, वो तो विद इन द कंट्री बन सकते हैं. सच टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स नीड नॉट टू बी इम्पोर्टेड. उनको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है. दस लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज सेव्ड एंड डिपेंडेंस अपॉन फॉरेन कंट्रीज इज रिड्यूस्ड. तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा अगर लेबर से काम कराओगे, और उससे हम कुछ और ख़रीद सकते हैं बाहर से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, प्राइस स्टेबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. लेबर इंटेंसिव टेक्निक फैसिलिटेट्स क्विक प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन से क्या होता है, लेबर को ज़्यादा लगा दो, लेबर को ज़्यादा लगाएंगे तो वो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे. सप्लाई दस रिमेन्स द एसोनेंस विद डिमांड. तो मतलब सप्लाई और डिमांड एक साथ चलती रहेंगी. तो प्राइस स्टेबिलिटी इससे एश्योर्ड हो जाती है कि जितना लोगों को काम मिलेगा, काम के हिसाब से वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के हिसाब से मार्केट में सप्लाई होगी, और जितना काम करेंगे उतनी तनख्वाहें होंगी, तो डिमांड भी होगी, सप्लाई भी होगी. डिमांड सप्लाई इकट्ठे चलते रहेंगे तो मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी. नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. लेबर इंटेंसिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी कैन बी ईजिली एडॉप्टेड इन विलेजेस एंड सबर्ब्स so that decentralization becomes possible, saving expenses on social overheads. तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि अगर हम सारे के सारे लेबर से काम कराएंगे तो ये डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है, और डिसेंट्रलाइजेशन के होने से जो सोशल ओवरहेड्स हैं उन पे पॉजिटिव असर पड़ता है. सोशल ओवरहेड्स पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है. नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम. तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये वाला सिस्टम हो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराया जाए तो सबको जॉब्स मिलेंगी, सब अमीर होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी. It is argued that labor intensive technique lead to reduction in inequalities of income. ऐसा मानना है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के साथ इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं. Such techniques tend to raise the income level of a relatively larger number of low इनकम वर्कर्स. तो जो लो इनकम वर्कर्स हैं उनको भी काफ़ी तनख्वाहें मिल जाएंगी अगर उनसे काम कराया जाएगा, तो जो वेले बैठे थे पहले. द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिमांड, वेजेस एट्सेट्रा विल स्प्रेड इक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग कॉमन पीपल. तो लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, लोगों से काम कराएंगे, लोगों के पास पैसा होगा तो टेंशन नहीं होगी, इक्वालिटी आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल पीस. वेरी इंपॉर्टेंट. लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ मोर कंड्यूसिव टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. तो ये जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी सूटेबल रहती है. इंडस्ट्रियल रिलेशन आर जनरली गुड इन दीज इंडस्ट्रीज़. तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो लेबर और जो मालिक के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहता है. डिस्प्यूट्स आर म्यूचुअली सेटल्ड. जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो आपस में बैठ के सेटल्ड हो जाते हैं. बट ऑल दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन बिग एंटरप्राइजेस. ये जो बिग एंटरप्राइजेस हैं उनमें तो इतने सारे बंदे रखे होते हैं कि आपस में मुलाकात ही क्या पता मालिक से कभी ना हो पाए. स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड इंडस्ट्रियल disputes are a common feature of big enterprises and it adversely affects their output. तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोलेंगे जिनमें काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, तो वहाँ पे स्ट्राइक्स होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, लॉकआउट्स होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स काफ़ी होते रहेंगे, तो जिसकी वजह से आउटपुट हैम्पर करेगी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नाइन्थ पॉइंट, शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड. कुछ लोगों का मानना है कि लेबर से काम कराओगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक लेबर जहाँ था वहाँ 10 या 15 या 20 लगाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा. जो कैपिटल इंटेंसिव की फेवर में वो कहते हैं नहीं जी, कैपिटल इंटेंसिव में जल्दी हो जाता है. द टेक्निक्स बेस्ड ऑन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आर लेस मैकेनाइज्ड एंड हैव शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड. वो चीज़ें जो लोकली मेड होती हैं, जिसमें कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, जो इंडिजिनस गुड्स हैं उनको बनाने के लिए, जिनसे लेबर से ही काम हो रहा है, तो उनको बनाने के लिए इतने ज़्यादा मैकेनाइज्ड तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती. उनकी जो है फटाफट से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. दिस
advantage of being able to cut short the period between the inception of a project and its operation not only reduces the costs but also increases the output rapidly and helps in counter-reacting द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो इसमें यह कहा गया है कि सोचने से लेकर प्रोडक्शन तक काम काफ़ी आसान हो जाता है, फटाफट से कर लिया जाता है और मार्केट में सामान एकदम से चला जाएगा और जिससे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नहीं आएंगे। तो जितना ज़्यादा गुड बनेगा और जितना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल रहेगा उतना प्राइजेस गिर जाएंगे। 10th पॉइंट आ जाता है सेविंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर आर्गुमेंट एडवांस्ड इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स इज दैट दे लीड to a considerable saving in expenditure on development of economic and social overheads। कि भाई हम सारा का सारा पैसा इकोनॉमिक और सोशल ओवरहेड पे नहीं लगा देते, उसमें भी काफ़ी सेविंग्स हो जाती हैं। बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स विच रिक्वायर लेस एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स। तो बेसिकली जब सारी इंडस्ट्रीज पिंडों तक फैली होंगी तो इतने ज़्यादा रोड्स पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन या हाउस बिल्डिंग या सिविल एमिनिटीज़ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाएगा। ठीक है, जो भी डेवलप कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स पे पैसा लगता है उतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक के, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने पेपर में लिखना है मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर गिवन अगेंस्ट द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। कौन कौन से? सबसे पहला लेस एफिशिएंट। ये तो सबको पता है कि मशीन से काम तो स्पीड में ही होगा ना, और लेबर से काम करेंगे तो थोड़ी बहुत सुस्ती तो डल ही जाएगी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ जनरली लेस एफिशिएंट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती। इट्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन स्किल्ड, एजुकेटेड, हेल्दी एंड डिसिप्लिन्ड लेबर। तो जो एफिशिएंसी है लेबर की वो किस पे डिपेंड करेगी कि लेबर कितना स्किल्ड है, कितना एजुकेटेड है, कितना हेल्दी है, कितना डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द लेबरर्स आर मोस्टली अनस्किल्ड, इलिटरेट, अनहेल्दी एंड इनडिसिप्लिन्ड। मगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो लेबर इससे उल्टा होता है, पढ़ा लिखा भी नहीं होता, हेल्दी भी नहीं होता, इनडिसिप्लिन्ड होता है। दस देयर एफिशिएंसी इज़ लो, इस वजह से उनकी एफिशिएंसी लो होती है। किंडरबर्गर ऑल्सो पॉइंट आउट दैट इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज द अनएजुकेटेड and indisciplined workers will not be readily used in large scale production with simple machinery since his efficiency is too low to compensate for his low wages। तो किंडलबर्गर का भी यही कहना था कि जो वर्कर्स होते हैं वो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं और वो इतनी ज़्यादा स्किल सीख के नहीं बैठे होते कि वो एकदम जाके मतलब उसमें काम कर दें, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने शुरू हो जाएं। उनको तो पहले सिखाना पड़ेगा, उतनी एफिशिएंसी तो उनकी होती नहीं है। तो सेकेंड डीमेरिट आ जाता है इंक्रीज इन प्राइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर डीमेरिट ऑफ द लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ दैट इट मे लीड टू हाई प्राइजेस। तो एक और इसका डीमेरिट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करने का कि एफिशिएंसी कम होगी, माल कम बनेगा तो महंगा होगा, तो प्राइजेस हाई रहेंगे। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द लेबर इज़ इन फैक्ट नॉट चीप बट डियर। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि लेबर तो महंगी है, उल्टा तो लेबर कोई सस्ती चीज़ थोड़ी ना, लेबर तो महंगी है। द लेबर इज़ डियर और इन अदर वर्ड्स द वेजेस आर हाई ड्यू टू टू रीजन्स। लेबर महंगी है और वेजेस काफ़ी हाई हैं। दो रीजन्स है इसके। क्यों, कौन कौन से रीजन्स हैं? सबसे पहला रीज़न इसका आ जाता है द लेबर हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू इंडस्ट्रियल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ से इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ लेबर को जाना है और रहना है, खाना पीना है, सारा खर्चा चाहिए। प्रोविजंस फॉर सच फैसिलिटीज़ एज हाउसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज। हाउसिंग कम्युनल सर्विसेज में ये बताया गया कि जो वो वाला कम्युनल नहीं है, कम्युनिटी सर्विसेज कह सकते हो। हाउसिंग कम्युनिटी सर्विसेज लिख देता हूँ मैं यहाँ के, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है। तो कम्युनल की जगह कम्युनिटी सर्विसेज या मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको सारी चाहिए, तो उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। दिस विल इम्पोज एडिशनल कॉस्ट। इससे क्या होगा? एडिशनल कॉस्ट इम्पोज हो जाएगी। किसके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बीइंग लो, इट इज़ इनएफिशिएंट एंड देयरफॉर कॉस्टली इन रियल सेंस। अब प्रोडक्टिविटी लेबर की लो है, तनख्वाह उसको काफ़ी हाई दे रहे हैं, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये पॉइंट कहने की कोशिश करता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तो ओवरऑल महंगा बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि तनख्वाहें ज़्यादा दे रहे हैं, उतना काम वो करता नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाता है फेल्स टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर लेबर इंटेंसिव तरीके से काम करेंगे तो जितनी ग्रोथ हमें चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। द लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हेल्प इन अचीविंग इमीडिएट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन बट इट फेल्स टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इमीडिएटली तो काम
पहले से ज़्यादा हो सकता है, मगर जितना ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाएगा। जितना मैक्सिमम ग्रोथ रेट है वो मशीनों से ही हासिल किया जा सकता है, लेबर से हासिल नहीं किया जा सकता। सच टेक्निक्स वुड रीडिस्ट्रीब्यूट income in favor of those classes which have a low marginal propensity to save। तो ये टेक्निक्स जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वहाँ पे तो फेवर करती हैं जहाँ पे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो काफ़ी लो है, बट जहाँ पे हाई है वहाँ पे ये काम नहीं करती चीज़ें। दस एम्प्लॉयमेंट वुड बी मैक्सिमाइज एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा, और अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट्स लो रहेंगी, नई मशीनें नहीं आएंगी, तो काम में एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट डीमेरिट आ जाता है नॉट कैपिटल सेविंग। अगर लेबरर से काम कराना है तो उसको भी तो मशीनें देनी पड़ेंगी ना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में अल्टीमेटली प्रूव टू बी मोर कैपिटल इंटेंसिव देन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक देमसेल्व्स। जितनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं उससे ज़्यादा अगर लेबर को काम देंगे तो लेबर को भी तो मशीनें पकड़ानी पड़ेंगी। इन सपोर्ट ऑफ दिस आर्गूमेंट प्रोफेसर बैरन जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, observe that if you use labor intensive technique you will withdraw disguised unemployment from the rural areas they are transferred to जो भी उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, उनके पास भी तो खर्चा आएगा। तो अगर हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराया है तो जो बंदे वेले बैठे हुए हैं उनको भी काम कराना पड़ेगा, उनको काम कराने के लिए और ज़्यादा मशीनें देनी पड़ेंगी, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। इफ़ दिस आउटले, जो भी ये खर्चा होगा उनके ऊपर, आउटले is taken into account, the labor intensive technique will involve a larger outlay of capital per unit of output than the capital intensive technique। तो अल्टीमेटली जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम होना था उस पे ऊपर जितना खर्चा होना था मशीन के ऊपर, उससे भी कई गुना ज़्यादा खर्चा हो जाता है अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराएं तो। Thus in the ultimate analysis labor intensive technique are not capital saving, but on the other hand they may require huge amount of capital outlay। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो वो कैपिटल सेविंग नहीं होती, उल्टा उनके ऊपर और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंसेस चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। Very important, economic development of every country requires the growth of both the light and heavy industries। अगर हमने अपने देश की तरक्की करनी है, लाइट इंडस्ट्रीज भी चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज भी चाहिए। The labor intensive techniques would not be able to promote heavy industries। हैवी इंडस्ट्रीज या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लेबर से तो काम नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। Thus it will result in the lopsided development of the economy। तो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे, बड़ी मशीनों से काम ही नहीं करेंगे, तो ओवरऑल इकॉनमी लॉपसाइडेड तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आ जाता है अनसूटेबल फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन। तो आजकल ज़माना है मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन का, अगर लेबर से काम कराएंगे तो पता नहीं कब तक होगा। इन दिस एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स will not serve the purpose of modernizing the economy। अगर इकॉनमी को मॉडर्नाइज बनाना है तो कैपिटल इंटेंसिव तरीके से काम करना पड़ेगा, ना कि लेबर इंटेंसिव तरीकों से। द कंप्यूटर्स आर नाउ वाइडली अप्लाइड इन एवरी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। हर एक फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। नो कंट्री कैन प्लान द कोर्स ऑफ इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट विदाउट द कंट्रीज। मतलब ये बताया कि नो कंट्री कैन प्लान द कोर्स ऑफ हिज फ्यूचर डेवलपमेंट विदाउट द कैपिटल लिखना था यहाँ पे, मैं विदाउट द यूज़ ऑफ कैपिटल लिख सकते हैं। विदाउट द, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूज़ ऑफ कैपिटल। कोई भी कंट्री कैपिटल के इस्तेमाल के बगैर अपने आप को नहीं दिखेगी कि हम तरक्की कर पा रहे हैं, ठीक है। बट कंप्यूटर्स आर लेबर सेविंग एंड मोस्ट एंड नॉट लेबर इंटेंसिव। जो कंप्यूटर्स हैं वो लेबर सेविंग है, लेबर को बचाएंगे, ना कि लेबर का इस्तेमाल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो लेबर सेविंग है तो मतलब कैपिटल इंटेंसिव ही हुए ना। दस लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ अनसूटेबल फॉर वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर जैसे आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, जैसे जैसे कंप्यूटर फैल है, लेबर की तो छुट्टी हो रही है, तो अगर हमने अपने देश को तरक्की करनी है तो कंप्यूटर से काम करवाने ज़रूरी हो जाएंगे, जिनकी वजह से लेबर की छुट्टी होगी ही होगी। तो ये पॉइंट ये कहता है कि मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है और इसका डायग्राम क्या है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। इन सच अ टेक्निक
मोर ऑफ कैपिटल इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू लेबर। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और लेबर का इस्तेमाल कम होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स, capital intensive technique is that technique by which at a constant value of labor capital ratio, the ratio of marginal product of capital labor to the क्या मैं बोल गया, कोई आ गया था सामने, द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू दैट ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग। मतलब जब भी हमने टेक्नोलॉजी में चेंज किया है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जिसको हमने लिखा है डेल्टा K2, वो बढ़ जाएगा, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अगर कांस्टेंट रह जाएगी और ये ऊपर वाली चीज़ बढ़ जाएगी तो पुराने वाले सिचुएशन से, तो हम कहेंगे, मैं आपको इसको और सिंपल करके बताता हूँ, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल in second change divided by marginal productivity of labor in second change should be greater than marginal productivity of capital in the first situation divided by marginal productivity of labor in the first situation। तो टेक्नोलॉजी में ऐसा चेंज आया कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और इन रिस्पेक्ट टू, जो उल्टा मैं बोल गया, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो या फिर आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लेबर का इस्तेमाल कम और कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, अब इसको अगर हम हल्का सा डायग्राम से बनाने की कोशिश करें, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेबर सेविंग टेक्निक, क्योंकि इसमें लेबर का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। इन सच अ टेक्निक प्रोडक्शन इज सॉट टू बी रेज्ड थ्रू ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल। तो जो कैपिटल है, पहले मान लो इतना कैपिटल यूज़ कर रहे थे 100 यूनिट्स बनाने के लिए और लेबर OL यूज़ कर रहे थे, अब लेबर तो उतने का उतना यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल का इस्तेमाल OK से OK1 तक चला गया। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि पेपर में लिखना है तो उस हिसाब से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। द गिवन फिगर शोज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इन द गिवन फिगर लेबर इज शोन ऑन X एक्सिस एंड कैपिटल इज शोन ऑन Y एक्सिस। Q and Q1 आर द आइसोकॉन्ट्स। Q बना रहा है 100 क्वांटिटी 100 यूनिट्स और Q1 बना रहा है 200 यूनिट्स। ठीक है, कर्व Q शोज दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जो मैंने आपको बताया कि OK यूनिट्स या OK अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड OL यूनिट्स ऑफ लेबर इज नीडेड। इफ 200 यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज इफ वी वांट टू शिफ्ट ऑन टू OQ1, मतलब अगर हमने हायर आइसोकॉन्ट पे जाना है, OK1 अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड, हमें ज़्यादा कैपिटल जो है रिक्वायर्ड चाहिए होगी। कीपिंग द एप्लीकेशन ऑफ लेबर एज कांस्टेंट, मतलब लेबर को हमने कांस्टेंट रखा, अब जो कैपिटल है उसको हमने बढ़ा दिया। पहले OK इस्तेमाल कर रहे थे, अब OK1 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आउटपुट को बढ़ाने के लिए पहले से ज़्यादा कैपिटल का इस्तेमाल किया जाए और लेबर के यूनिट्स उतने ही रखे जाएं या उससे भी कम कर दिए जाएं, तो उसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के भी कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो जो भी इसके मेरिट्स हैं वो जो लेबर इंटेंसिव है उसके डीमेरिट्स हैं, और जो इसके डीमेरिट हैं वो लेबर इंटेंसिव के मेरिट हैं। समझ की बात? तो प्रोफेसर महलनोबिस and Levenstein and Rostow are of the opinion that underdeveloped countries should adopt capital intensive technique of production। ये कुछ प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि भाई अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव तरीके से ही काम करना चाहिए। दीज इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू that in order to take the benefit of the labor intensive technique, it is essential that capital intensive technique is adopted। वो ये कहते थे कि अगर इन्होंने लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बेनिफिट लेना है तो शुरुआत में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि जब मशीनें आएंगी, ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल करोगे, मशीनों को कंट्रोल करने के लिए बंदे ज़्यादा होते हैं, तो बंदों को भी जॉब्स मिल जाएंगी। उनका ये मानना था। दिस टेक्निक इज़ टू बी यूज्ड एट द ग्रोइंग स्टेज ऑफ द इकॉनमी। तो ये जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, जब इकॉनमी ग्रो कर रही है, ग्रोइंग स्टेज पे है, तब इस्तेमाल होनी ही चाहिए, उनका मानना था। दिस वुड फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। तो अगर एक सेक्टर में इस्तेमाल करेंगे तो बाकी सेक्टर्स में भी अपने आप एडॉप्शन हो जाएगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की। फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड इन फेवर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला एफिशिएंट प्रोडक्शन, काफ़ी तेज़ी से काम होता है और सस्ते में काम हो जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन्स बिकम्स पॉसिबल विद द कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तभी तो मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, तभी तो वही एफिशिएंसी होगी और सस्ता भी पड़ेगा। दिस रेजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। दस
while on the one hand production increases, on the other hand cost reduces. एक तरफ तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाती है, दूसरी तरफ कॉस्टिंग भी कम हो जाती है. मैक्सिमम आउटपुट इज अटेन्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. तो आउटपुट भी मैक्सिमाइज हो जाती है और कॉस्टिंग भी मिनिमाइज हो जाती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से या कैपिटल इंटेंसिव तरीके से काम करने से. उसके बाद आ जाता है डिक्रीज इन प्राइसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर रिड्यूस्ड विद द एडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाती है तो कॉस्टिंग तो कम होनी है. रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉजेज रिडक्शन इन द प्राइजेस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो प्राइजेस भी कम हो जाते हैं. रिड्यूस प्राइजेस रेज द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो लोग उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोर कैपिटल फॉर्मेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिटल इज एक्सट्रीमली स्कार्स इन लेस डेवलप कंट्रीज़. ये तो सबको पता है कि लेस डेवलप कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो पूंजी है, जो पैसा है, जो कैपिटल है, उसकी कमी होती है. एडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रेजेस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो जब भी ऐसी इकॉनमीज़ में जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तो ऐसी इकॉनमीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कई गुना बढ़ जाएंगी. रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्रूव्स रेजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट. तो जो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएंगी उससे आउटपुट का लेवल बढ़ जाएगा. आउटपुट बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी. पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों की सेविंग्स बढ़ जाएंगी. सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो हायर सेविंग्स फैसिलिटेट हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी. दस द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज ब्रोकन एंड द इकॉनमी इज पुट ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग फॉर द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. तो इससे क्या होगा, इकॉनमी अपने जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उससे निकल जाएगी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ चली जाएगी और लोगों का भी भला होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ऐसा कुछ इकॉनमिस्ट का मानना था. फोर्थ पॉइंट आ जाता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. एडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हैज़ लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. जब भी हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इकॉनमी काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ती है. अब जैसे शुरू में कह रहे थे कि जब कंप्यूटर आए 1990s में, लोगों का मानना था कि लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो कंप्यूटर के आने से शुरुआत में अगर जॉब चली भी गई होगी तो कुछ परसेंट की, तो बाद में तो ओवरऑल काम भी तो बढ़ गया ना. इससे नए एवेन्यूज़ भी तो खुल गए ना लोगों के जॉब्स के लिए. द प्रोसेस ऑफ growth becomes self-sustained and there is a continuous increase in the national income. तो जब भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर कैपिटल इंटेंसिव तरीके से काम करते हैं तो जो ग्रोथ का जो प्रॉस्पेक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं. इससे जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो सेल्फ सस्टेन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ जाती है. नेक्स्ट आ जाता है मोर एम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग पीरियड में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़नी है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक engenders a rise in the level of investment and income. तो जब भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स और इनकम दोनों बढ़नी ही होती हैं. इन द इनिशियल स्टेजेस इट मे अपीयर दैट इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज लेस वर्कर्स आर रिक्वायर्ड विद दीज टेक्निक्स. शुरू में ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी क्योंकि कम वर्कर से काम कराया जाता है. बट इन द लॉन्ग रन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइजेस मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड. तो जब उन मशीनों को बनाने की फैक्ट्रीज खुलेंगी तो और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी लॉन्ग रन में. इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ इनकम. तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लोगों की इनकम भी बढ़ती रहेगी. ठीक है, कंसिक्वेंटली डिमांड इंक्रीजेज एंड मोर इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड फर्दर जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी उस डिमांड को पूरा करने के लिए और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो और ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगी. समझ की बात. तो ये विशियस सर्कल की तरह चलता रहेगा. नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जनरेट्स मोर इकोनॉमीज देन द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करती हैं रेदर देन लेबर इंटेंसिव टेक्निक. मोर ऑफ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इकोनॉमीज आर यील्डेड. तो जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करते हैं तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, इंटरनल इकोनॉमीज हो या एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो, उनका असर काफ़ी ज़ोरदार रहता है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करने में उतना असरदार नहीं रहता. अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ रिड्यूस्ड एंड रेट्स ऑफ प्रॉफिट्स इंप्रूव. तो प्रॉफिट्स के रेट्स काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम करके. नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है. कैसे?
In the enterprises adopting capital intensive technology, profits constitute a large part of total returns. उनके total returns में profit भी उनके बढ़ जाते हैं. जब उनके profit बढ़ेंगे वो और ज़्यादा investment करेंगे. This provides necessary encouragement to the entrepreneurs. तो जब भी उनके entrepreneurs के profits बढ़ेंगे तो उनको encouragement मिलेगी. Generating more surplus, they make more and more investment to contribute to the process of growth. तो जैसे जैसे उनके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, सरप्लसेस बढ़ते रहेंगे, वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड विद द एडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोली जाती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं. दिस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, दैट इज़ पावर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा. तो जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम कराएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में रोड्स, डैम्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनको बनाने में इन्वेस्टमेंट्स होती रहती हैं. ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड्स एक्सेलरेट द ग्रोथ प्रोसेस. तो ये जो ओवरहेड या फिर ये कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बढ़ाने की वजह से जो ग्रोथ प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ग्रोथ रेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. प्रोफेसर मालनुबिस क्या कहते थे? एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग हैवी इंडस्ट्रीज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. मालनुबिस कहते थे अगर देश की तरक्की करनी है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी. सच इंडस्ट्रीज आर हैविली कैपिटल इंटेंसिव इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऐसी इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव होंगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है. एज अ कंसिक्वेंस इनकम इंक्रीजेज विद द इंक्रीज सेविंग्स टू वंस अगेन स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट. तो शुरुआत में जब इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं तो इंडस्ट्रीज़ खोलने से क्या होगा? शुरुआत में इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलनी पड़ेंगी. और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे तो लोगों की और इनकम बढ़ेगी, वो फिर से सेविंग करेंगे, फिर से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी. तो ये प्रोसेस विशियस सर्कल चलता रहेगा. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ दस बिकम्स क्यूमुलेटिव. मतलब लगातार बढ़ता ही जाएगा. अब आ जाता है डीमेरिट्स. डीमेरिट्स क्या है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के, वो डिस्कस करेंगे. द मेन आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आर एज फॉलोज. मेनली वो पॉइंट्स हैं जो उसके मेरिट्स थे ना लेबर इंटेंसिव के, उनके उल्टे कर देंगे तो इसके डीमेरिट बन जाएंगे. तो सबसे पहले इससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी. अगर सारा काम मशीनें करेंगी तो इंसान क्या करेगा? द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिप्लेसेस लेबर विद मशीन्स. तो इसमें क्या है, मशीन को काम कराने लगा देते हैं, लेबर को रिप्लेस कर देते हैं. इन अदर वर्ड्स the immediate result of its application will be unemployment of labor. लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बेकार हो जाएगा लेबर. इन underdeveloped countries where unemployment is a serious problem, the use of capital intensive technique will further aggravate the situation. underdeveloped countries में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स पहले से बहुत ज़्यादा है, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम किया तो और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा, जॉब्स तो ख़त्म ही होगी. सेकेंड पॉइंट आ जाता है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर एंडोमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर एंडोमेंट लेज डाउन दैट अ कंट्री शुड यूज़ मोर ऑफ इट्स अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो जो फैक्टर एंडोमेंट की थ्योरी है वो ये कहती है कि हर एक कंट्री को वैसे ही काम करना चाहिए जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है. तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के पास लेबर अवेलेबल है तो लेबर से काम करा ले. अगर अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ भी मशीनों से काम करने लग गई तो फिर तो ये जो एंडोमेंट की थ्योरी है तो फेल ही हो जाएगी जो इंटरनेशनल ट्रेड में थी. इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज लेबर इज़ अबंडेंट एंड कैपिटल इज़ स्कार्स. लेबर की कमी होती, लेबर ज़्यादा होती है और कैपिटल की कमी होती है. दस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्टर एंडोमेंट्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़. तो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ की फेवर में नहीं जाती क्योंकि वो फैक्टर एंडोमेंट की थ्योरी के अगेंस्ट चली जाती हैं. दीज कंट्रीज़ आर शॉर्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट. इन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ना पैसा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कैपिटल भी नहीं है. दस एडवांस्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर नॉट विद इन द रीच ऑफ पुअर कंट्रीज. तो पुअर कंट्रीज़ के रीच में नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें. दीज कंट्रीज हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर, देयरफॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर नॉट सूटेबल फॉर देम. तो जब लेबर बहुत ज़्यादा तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव तो उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा. मोर ओवर दे रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट विच एन अंडर डेवलप्ड कंट्री कैन नॉट अफोर्ड. और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट्स क्या पता अफोर्ड ही ना कर पाए अंडर डेवलप कंट्रीज़. थर्ड पॉइंट आ जाता है इंक्रीजेज इनइक्वालिटी. इससे अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अमीर तो मशीन खरीदेगा, काम कराएगा और अमीर होता रहेगा, और गरीब
खरीद नहीं पाएगा वो और गरीब होता रहेगा। द यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इवन इन मॉडर्न मिक्सड इकोनॉमीज लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो मशीनों का इस्तेमाल करने की वजह से ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं लेबर और जो अमीर गरीब के बीच में जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है। सिंस इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इट इज़ अप्लाइड इन फैक्ट्रीज ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट्स। तो लेबर इंटेंसिव में तो उतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, कैपिटल इंटेंसिव या मशीनें लाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते, तो ये वहीं हो सकता है जहाँ पे कैपिटलिस्ट्स हैं। द कैपिटलिस्ट गेट अ लार्ज शेयर ऑफ प्रोडक्शन एज प्रॉफिट्स एंड लेबरर्स गेट अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ वेजेस। तो जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा प्रॉफिट का कैपिटलिस्ट ले जाएंगे और जो लेबरर्स हैं उनको काफ़ी कम पैसा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। दस यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स कॉजेज इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बाहर से मशीनें मंगाएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ख़राब होनी है। द यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बाय द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रिजल्ट इन देयर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाती है। द यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक विल रिक्वायर इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड टेक्निकल नो हाउ इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो बाहर से हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी या मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो जब इतना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा तो काम तो ख़राब ही हो जाएगा ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ख़राब होनी है। कॉन्सिक्वेंटली इम्पोर्ट्स में एक्सीड द एक्सपोर्ट्स। इससे क्या होगा, इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स कम रह जाएंगे। हेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विल बिकम अनफेवरेबल। इससे क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होगी वो अनफेवरेबल रह जाएंगी। तो जितनी अनफेवरेबल होंगी उतना ही काम तमाम समझो, ठीक है, उस कंट्री का मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज़ का। नेक्स्ट है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट्स। तो जो मशीनें खरीदेंगे उनकी मेंटेनेंस भी तो है ना, तो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगी। द मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट यूज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स विल ऑल्सो भी कॉस्टली। बड़ी बड़ी मशीनों को मेंटेन करना भी काफ़ी महंगा पड़ेगा। द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट मे कॉज मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रिपेयर, मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स। एक तो उनके ऊपर मेंटेनेंस पे इतना खर्चा हो जाएगा, उनके पार्ट्स अवेलेबल हैं नहीं है कोई पता नहीं, मेंटेनेंस कहाँ से कराएंगे कैसे कराएंगे, क्योंकि मशीन तो बाहर से खरीदी हुई है, तो उसके पुर्जे विद इन द कंट्री वो मिल भी पाएंगे कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। बिकॉज of these problems some of the equipments will remain underutilized or even unutilized। तो कई बार बाहर से मशीन तो ले आए मगर पार्ट्स नहीं मिल रहे तो वो तो पड़ी की पड़ी रह जाएगी, फ़ायदा क्या हुआ फिर मंगाने का। According to a report published in UNO, automatic devices suited to conditions industrial कंट्रीज़ आर ऑफ्टन लेफ्ट अनयूज्ड इन अंडर डेवलप कंट्रीज़। तो ज़्यादातर जो बाहर से अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो मशीनें मंगाई जाती हैं ज़्यादातर वो फुली यूटिलाइज ही नहीं हो पाती, ठीक है, ये कुछ यूएनओ की रिपोर्ट कहती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेस्टफुल यूज़ ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज का वेस्टफुल यूज़ होता है, ये भी इसका बड़ा डिमेरिट है। एन इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ दैट इट इन्वॉल्व्स अ वेस्टफुल यूज़ टू मीगर कैपिटल रिसोर्सेज टू बेसिकली जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं उनका अंडर डेवलप कंट्रीज़ में फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उतनी ज़्यादा उनके पास नॉलेज नहीं है कि वो मशीन को अच्छे तरीके से चला सकें। इन दिस कनेक्शन किंडलबर्गर हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी wastes capital since it uses it too intensively in a narrow sector and requires ignoring opportunities for profitable investments। तो मतलब अगर टेक्नोलॉजी को एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाया जाए, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगाया जाए, तो बाकी जगह पे लगाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो ख़त्म कर दी उन्होंने। तो कहने की बात ये है कि कैपिटल रिसोर्सेज का भी वेस्टफुल यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अनप्रैक्टिकेबल। कैसे, द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कैन अप्लाई ओनली व्हेन अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल। आप मशीनों को तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वो मशीन चलाने के लिए भाई बिजली तो होनी चाहिए ना, अब कई जगह पे बिजली नहीं होगी तो मशीनें कहाँ से चलाओगे। Its application is possible only when there is a sufficient supply of power, transport and communication system are developed, technically trained workers are adequately and easily available। तो जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए मशीन को चलाने के लिए वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिजली होनी चाहिए, एफिशिएंट लेबर होनी चाहिए जो ये काम कर सके। अगर वही अवेलेबल नहीं है तो मशीन का इस्तेमाल भी कहाँ से कर लोगे।
हाउएवर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दीज फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये फैसिलिटीज़ इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं होती। दस द स्कोप ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ लिमिटेड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। इसीलिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करने का जो स्कोप है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें मैंने बताया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, उसका डायग्राम क्या है, उसके मेरिट डिमेरिट्स क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में आने का पूरा चांस है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंटरमीडिएट टेक्निक। शुरू करने से पहले बता दूं कि इसको इंटरमीडिएट टेक्निक या इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी में से लिया गया है, या चॉइस ऑफ टेक्निक के चैप्टर से लिया गया है। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट टेक्निक क्या होता है, जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखने की कोशिश की है। चॉइस ऑफ टेक्निक इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। के जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में चॉइस ऑफ टेक्निक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी से काम करें, लेबर इंटेंसिव से करें या कैपिटल इंटेंसिव से करें, वो उसी प्रॉब्लम में जो है फंसे हुए हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ एन ऑब्वियस चॉइस इन डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट वेयर देयर इज़ अबंडेंस इन कैपिटल। अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो उनकी चॉइस ऑब्वियस है कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे। बट इन द कंट्रीज़ लाइक इंडिया विद स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल इन assonance मतलब in relation with the large population and huge unemployment, it may not be wise enough टू सोली डिपेंड अपॉन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं रहती ऐसी कंट्रीज़ के लिए। एट द सेम टाइम हाउएवर for the accelerated rate of growth it would not be wise to depend on the labor intensive technique। और दूसरी तरफ अब अगर हमने अपने कंट्री की तरक्की करनी है तो सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम अपने कंट्री की तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव का मिक्सचर सा यूज़ करना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट टेक्निक दस बिकम्स ऑलमोस्ट इनएविटेबल फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया। तो हमें क्या इंटरमीडिएट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट टेक्निक मतलब वो टेक्निक जो लेबर इंटेंसिव भी हो और कैपिटल इंटेंसिव भी हो, दोनों के बीच का रास्ता। समझ गए बात। तो प्रोफेसर शुम्पीटर क्या कहते थे? प्रोफेसर शुम्पीटर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल सजेस्ट्स दैट इंटरमीडिएट टेक्निक फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए या इंटरमीडिएट टेक्निक का फ़ायदा लेना चाहिए। क्या होता है ये? अकॉर्डिंग टू हिम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ नीदर द लेबर इंटेंसिव नॉर द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ एंटायरली फिजिबल। कि अगर अंडर डेवलप कंट्रीज़ की ग्रोथ करनी है तो ना ही पूरे कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा सकते हैं, ना ही पूरा लेबर इंटेंसिव की तरफ जा सकते हैं। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन दीज कंट्रीज़ सजेस्ट द एडॉप्शन ऑफ इंटरमीडिएट टेक्निक। इन कंट्रीज़ में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जो कि सजेस्ट करती है कि इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करना चाहिए। इंटरमीडिएट टेक्निक वुड बी मोर प्रोडक्टिव दैन दैट ऑफ द कन्वेंशनल टेक्निक एंड मोर यूजफुल दैन दैट ऑफ द मॉडर्न टेक्निक। तो ये बताया कि इंटरमीडिएट टेक्निक जो है लेबर इंटेंसिव से भी फ़ायदा देगी, मतलब उससे अच्छी रहेगी, और पूरी कैपिटल इंटेंसिव से भी अच्छी रहेगी, मतलब इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ज़्यादा रहेंगी। तो नेचर ऑफ इंटरमीडिएट टेक्निक क्या है? फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट्स द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट टेक्निक्स। तो क्या क्या है? सबसे पहला, वर्क प्लेसेज आर टू बी स्टैब्लिश्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स एंड नॉट इन बिग सिटीज़। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ के आसपास जो वर्क प्लेस है वो ना रखो, विलेजेस एंड टाउन्स में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। ठीक है। दीज वर्क प्लेसेज शुड इन्वॉल्व लो कॉस्ट एंड मिनिमम इनपुट्स पर्टिकुलरली द कैपिटल। तो ऐसी जो जगहें जो विलेजेस के आसपास होंगी वहाँ पे क्या करना है? ऐसी जगहों पे लो कॉस्ट एंड मिनिमम इनपुट्स यूज़ करने हैं और पर्टिकुलरली मशीनों का कम से कम इस्तेमाल करना है। थर्ड पॉइंट, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सिंपल सो दैट द डिमांड फॉर हाई स्किल्स और हाईली एजुकेटेड पर्सन इज़ केप्ट लो। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सिंपल होना चाहिए, काम करने का तरीका सिंपल होना चाहिए, ताकि हमें जो है ज़्यादा जो हाई फाई वर्कर्स हैं उनको ना रखना पड़े, अनएजुकेटेड बंदों से भी काम चल जाए। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन
Organization, supply of labor या supply of raw material, credit and other facilities must be as simple as possible. तो जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है या पैसा है या लोन्स वगैरह की फैसिलिटी है ये सिंपल बनानी चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए. एंड फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन शुड लार्जली बी बेस्ड अपॉन द लोकल वर्कर्स. तो जो जिस एरिया में वो प्रोडक्शन फैसिलिटी खुली है वहाँ के जो लोकल वर्कर्स है उसी से काम करवाया जाए. फॉर ऑल दिस इट इज़ एसेंशियल दैट देयर इज़ रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरमीडिएट टेक्निक इज़ अडॉप्टेड. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो रीजनल डेवलपमेंट है, हर एक जो इलाका है उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और जो विलेजेस वगैरह हैं उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी. अब आ जाता है नीड ऑफ इंटरमीडिएट टेक्निक. हमें इंटरमीडिएट टेक्निक क्यों चाहिए? इन द नीड ऑफ इंटरमीडिएट टेक्निक इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. क्यों चाहिए? क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट की कई फॉर्म्स हैं, जिसमें कि एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है. अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे कम काम मिल रहा है. जैसे पीएचडी वाले को चपरासी लगा दिया या पियोन लगा दिया, समझ की बात. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ जितने बंदे चाहिए उससे ज़्यादा लगे हुए हैं. टू एरेडिकेट दिस प्रॉब्लम इट इज़ एसेंशियल दैट एंटरप्राइजेज रिक्वायरिंग लेस कैपिटल आर स्प्रेड इन द कंट्री. तो ऐसी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए वो एंटरप्राइजेस खुलनी चाहिए जिसमें कम से कम पैसे में या कम से कम पूंजी में या कम से कम कैपिटल में काम हो सके. दिस वुड रिक्वायर द एडॉप्शन ऑफ इंटरमीडिएट टेक्निक. तो ये तभी हो पाएगा जब इंटरमीडिएट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि शुम्पीटर का कहना था. सेकेंड आ जाता है माइग्रेशन फ्रॉम लेबर एरियाज. इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पीपल हैव द टेंडेंसी टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. आपको पता है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाके काम ढूंढते हैं. This lead to open unemployment in the urban areas besides the related problem of housing etc. तो जब विलेजेस से निकल के सारे लेबरर्स वगैरह काम करने शहरों में आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगी और खाने पीने रहने की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. टू चेक दिस टेंडेंसी it is required that the intermediate technology is adopted so that the job opportunities are created in the rural areas. तो ऐसा जब होगा तो रूरल एरियाज़ में भी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी. तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में भी खुल सकें और उन वर्कर्स को शिफ्ट होके जो है शहरों में ना आना पड़े. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल की कमी, पूंजी की कमी होना भी एक काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में. इस्टेब्लिशिंग ऑफ मॉडर्न एंटरप्राइजेज रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगर हमने कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडर्न जो है एंटरप्राइज खोलनी है तो उसके लिए तो काफ़ी पैसा चाहिए, काफ़ी मशीनों के पर पैसा खर्च करना पड़ेगा. बट कैपिटल इज़ मिजरेबली स्कार्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पैसे की तो बहुत कमी है, कैपिटल की तो कमी है, पूंजी की कमी है. इट वुड देयरफॉर इस्टेब्लिश such enterprises which require comparatively less capital investment. तो इसी वजह से इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इंडस्ट्रीज़ या वो फर्म्स खोलनी चाहिए जिसमें कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मतलब चाहिए, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट या कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कम मशीनों से काम हो सके, उस टाइप के काम खोलने चाहिए. तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स लेस कैपिटल एंड कैन बी ईजिली अडॉप्टेड. तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कम मशीनों में भी काम हो जाएगा और अडॉप्ट कर जाएगी, मतलब अडेप्ट कर जाएगी किसी भी सिचुएशन में. ठीक है. तो नेक्स्ट आ जाता है सिंपल प्रोसेस. स्किल्ड वर्कर्स आर इन स्कार्स सप्लाई इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़. जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसमें स्किल्ड वर्कर इतने ज़्यादा तो नहीं होते. इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल दैट सिंपल मेथड ऑफ प्रोडक्शंस आर अडॉप्टेड. तो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो सिंपल होनी चाहिए ताकि उनको समझाना आसान हो सके. इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी कन्फर्म्स टू द सिंपल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. इट नीड्स सिंपल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. तो इसके लिए जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है उसमें काम करने का तरीका आसान होता है, सिंपल टूल्स एंड इक्विपमेंट से काम हो जाता है. दिस कैन बी ईजिली रिपेयर्ड एंड मेंटेन. तो ऐसी मशीनें होती हैं छोटी मोटी जो ईजिली रिपेयर और मेंटेनेंस पे भी उनका कोई खर्चा नहीं होना. तो ओवरऑल ये कहने की बात है कि प्रोसेस को सिंपल रखना चाहिए ताकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस क्या है इंटरमीडिएट टेक्निक की. फॉलोइंग पॉइंट्स should clarify the significance or importance of intermediate technology. सबसे पहला dual economy, very important. Dual economy is expected to exist in underdeveloped countries for a fairly long period of time. तो underdeveloped countries में dual economies होती हैं. एक मतलब एक इकोनॉमी के अंदर दो टाइप के सिस्टम होते हैं. एक सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, जैसे आप मॉल्स वगैरह में चले जाओगे आपको लगेगा कि
वेस्टर्न कंट्रीज़ में आ गए, और दूसरी तरफ झुग्गियों में चले जाओगे तो आपको लगेगा अफ्रीका में चले गए। तो एक ही इकोनॉमी के अंदर दो टाइप के सिस्टम्स जी रहे होते हैं, एक हाईली डेवलप्ड और एक हाईली अंडर डेवलप्ड। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ सच एन इकॉनमी। ऐसी इकॉनमी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना के बराबर कर पाएंगे हम। हेंस इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी इज़ टू बी इनएविटेबली अडॉप्टेड। तो जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सफ़र फ्रॉम डुअल इकॉनमी। ठीक है, नेक्स्ट, traditional sector, very important. If traditional sector of the dual economies is not developed, it will simply disintegrate. अगर हम जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उसको डेवलप नहीं करेंगे, जो अंडर डेवलप इकॉनमीज़ के अंदर जो पिछड़े हुए सेक्टर हैं उनको भी डेवलप नहीं करेंगे, तो डिसइंटीग्रेट, टूट जाएंगे, सिस्टम से अलग हो जाएंगे। समझ के बाद, एज अ कंसिक्वेंस अनएम्प्लॉयमेंट वुड इंक्रीज एंड पीपल विल स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन लार्ज नंबर्स। तो जब वो सेक्टर टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो वहाँ से लोग निकल के शहरों में आएंगे जॉब्स के लिए, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी शहरों में भी। दिस वुड एडवर्सली इफेक्ट द लिविंग इन द अर्बन एरियाज। Intermediate technology becomes important for the development of traditional sector and to check the problems of अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बनाइजेशन। तो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को विलेजेस वगैरह में ही जॉब मिल जाए, ताकि उनको शहरों में ना आना पड़े और अर्बनाइजेशन जैसी प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पुअर पीपल। तो जो विलेजेस वगैरह में लोग रहते हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी, उनको शहरों में नहीं आना पड़ेगा, घर बैठे नौकरियाँ मिल जाएंगी, तो उनको भी तो सही होगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। In underdeveloped countries with the scarcity of capital and abundance of labor, intermediate technique should be adopted to fulfill the objective of full employment. तो अगर full employment का objective हमने attain करना है तो भाई labor intensive या capital intensive के बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा ही, ताकि वो fully labor intensive भी ना हो और fully capital intensive भी ना हो, जैसे कि सबको नौकरियां मिलने का चांस बढ़ जाए। तो full employment को attain करने के लिए भी intermediate technology एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ टेक्निक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं कि हम कौन सी टेक्निक को चूज़ करें, लेबर इंटेंसिव को चूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को चूज़ करें। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें असर डालेंगे। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। इन द चॉइस ऑफ टेक्निक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन सो फार एज दे डू नॉट हैव टू इन्वेंट न्यू टेक्निक्स। अब चॉइस ऑफ टेक्निक के हिसाब से चलें तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन पे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट तो करनी नहीं, वो तो ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन्वेंट हो रही हैं या हो चुकी हैं। इन एवरी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड इन द एडवांस्ड नेशंस। तो जो एडवांस नेशंस हैं वो हर एक फील्ड में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके पहले से बैठे हुए हैं। द प्रॉब्लम ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ इज़ नॉट ऑफ इनोवेशन बट ऑफ इमिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्निक। उनकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि इनोवेशन करनी है, उनकी ये प्रॉब्लम है कि उस एग्जिस्टिंग टेक्निक को कॉपी कैसे करना है, समझ के बाद अपनी सेक्टर में, अपने कंट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ऑन द चॉइस ऑफ टेक्निक इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉलोइंग फैक्टर्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो जब भी हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, ये फॉलोइंग फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द चॉइस ऑफ टेक्निक। कि हमारा डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी दिमाग में रख के ही तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। देयर मे बी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एट लोअर पॉसिबल कॉस्ट, के आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं मगर कॉस्टिंग कम करना चाहते हैं अपनी। एंड फोर्थ इज़ फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस अपॉन अदर कंट्रीज़ एट्सेट्रा, कि हम दूसरे कंट्रीज़ पे जो हमारी निर्भरता है या डिपेंडेंस है उसको कम करना चाहते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स अफेक्ट द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो अगर हमने करना है तो ये डिपेंड करता है कि सारे में से कौन सा ऑब्जेक्टिव हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो भाई लेबर इंटेंसिव से काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट
एंड फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस अपॉन अदर कंट्रीज, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड। अगर दूसरों पर निर्भरता कम करनी है, डिपेंडेंस कम करनी है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द गवर्नमेंट इज़ इन फेवर ऑफ एक्सटर्नल एड एंड वांट्स टू मैक्सिमाइज आउटपुट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड। और अगर सरकार ये चाहती है कि हम बाहर वालों पर डिपेंडेंस कम कर दें, या फिर सरकार ये चाहती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं या फिर कॉस्टिंग कम करें, तो इसके लिए तो भाई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ही सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेलिंग फैक्टर एंडोमेंट। अभी के फैक्टर एंडोमेंट्स कैसे हैं? टू अ ग्रेट एक्सटेंट द चॉइस ऑफ टेक्निक इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग फैक्टर एंडोमेंट। अभी की हमारी फैक्टर की अवेलेबिलिटी या एंडोमेंट क्या चल रही है? इन केस देयर इज अ अबंडेंस ऑफ लेबर एंड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। अगर हमारा फैक्टर एंडोमेंट ऐसा है कि अभी लेबर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और कैपिटल नहीं है, तो उस केस में हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक फेवरेबल रहेगी एंड वाइस वर्सा। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ देयर इज अबंडेंस ऑफ कैपिटल एंड स्कार्सिटी ऑफ लेबर, देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड। और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा है और लेबर की कमी है तो हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से ही काम करना चाहिए। फैक्टर एंडोमेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड। ये जो फैक्टर एंडोमेंट है ये शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं हो सकते, ये तो बहुत लॉन्ग पीरियड में जाके चेंज होते हैं। सो दैट टेक्निक तो जब ये शॉर्ट पीरियड में चेंज ही नहीं हो सकते, सो दैट टेक्निक इज़ टू बी कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्स एंडोमेंट। तो जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स एंडोमेंट है हमारा, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसी के हिसाब से टेक्निक का इस्तेमाल या यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑलरेडी अटेंड। हमने कौन सा टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑलरेडी अटेन किया हुआ है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इन एवरी कंट्री देयर इज़ सम एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी तो है। द चॉइस ऑफ टेक्निक शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। द चॉइस ऑफ टेक्निक है वो एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी तो बेस होगा ना, कि हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं। सच अ टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड विच इज़ कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग टेक्निक। हमें वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है जो एग्जिस्टिंग टेक्निक के साथ कंपैटिबल हो। ऐसी टेक्नोलॉजी ना यूज़ कर लो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं है कहीं। एब्रप्ट डिपार्चर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेक्निक वुड नॉट बी अ वाइस डिसीजन। तो हाँ, ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि हम जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हमारी बहुत पीछे वाली है और नई टेक्नोलॉजी एकदम लेके आ गए, जो कि नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी का आपस में बिल्कुल भी रिलेशन ना हो। Right in the beginning, underdeveloped countries have to adopt such technology which minimizes their requirement of external aid, skilled labor, imported goods, capital and foreign exchange। तो underdeveloped countries को ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है जिससे उनकी जो बाहर की जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए, स्किल्ड लेबर की डिपेंडेंस कम हो जाए और बाहर से मशीनें जो इंपोर्ट करा रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज है इनके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। Complex techniques should be adopted as efficiency of labor improves, means ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहिए, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना चाहिए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे जैसे हमारा जो लेबर है ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे कैपिटल इंटेंसिव तरीके से काम कराना चाहिए। ओवरऑल ये कहने की कोशिश हो रही है। While choosing the technique, it should be kept in mind that the change in technique should not be so rapid that the society is unable to bear the brunt of it। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, उसे चेंज करते हुए ये भी दिमाग में रखना है कि इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी कि लोग उसे हज़म ही ना कर पाएँ। जैसे आजकल की सिचुएशन में एक फ़ोन आता है, उसका अपडेट तीसरे दिन आ जाता है, चौथे दिन उससे कोई और अच्छा फ़ोन आ जाता है, पाँचवें दिन और अच्छा फ़ोन आ जाता है। ऐसे ऐसे इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि हमें 10 दिन फ़ोन हुए, अभी फ़ोन लिए हुए 10 दिन नहीं होते और हमें लगता है कि हम पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी तेज़ टेक्नोलॉजी भी चेंज ना हो। सच अ चेंज माइट हैव फेस स्टिफ सोशल अपोजिशन बिसाइड्स पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। तो ऐसी चेंजेस के काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, तो चेंजेस होने चाहिए, थोड़ा स्लोली होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री हैज़ एन इम्पॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ टेक्निक। जो भी हमारे कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक को जो है चूज़ करेंगे। कैपिटल ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंगेस्ट डिफरेंट रिसोर्सेज। जो कैपिटल है उसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट, जो पूंजी है उसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम कौन से रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। अ टेक्निक which is more capital intensive is generally
अ मॉडर्न टेक्निक, वो टेक्निक जो कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी उसे मॉडर्न टेक्निक कहा जाता है। तो मतलब वो मॉडर्न टेक्निक हुई जिसमें पूंजी या कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हाउएवर कैपिटल इज़ नॉट ऑल दैट मैटर्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल ही सब कुछ मैटर करता है। ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है लोगों की, और नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं वहाँ के, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हमें फैसला करने पे मजबूर करती हैं कि हमने टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। चॉइस ऑफ टेक्निक शुड अकाउंट फॉर ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख के ही हम चॉइस ऑफ टेक्निक कर सकते हैं। देयर इज़ अ जनरल स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, अगर स्कार्सिटी या रिसोर्सेज की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो उसी के हिसाब से टेक्नोलॉजी को चूज़ करेंगे। दीज कंट्रीज शुड देयरफॉर अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एडवांस्ड नेशंस ओनली ग्रेजुअली। तो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो डेवलप कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं उनको यूज़ करना है, मगर ग्रेजुअली यूज़ करना है। एकदम से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अब इतना एडवांस मशीन उठा के ले आए जिनमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों को पता ही नहीं कैसे चलेगी, तो फ़ायदा क्या हुआ। Any enthusiastic plan in the choice of technique may generate excessive demonstration effect which may prove to be काउंटर प्रोडक्टिव। तो अगर हम कोई भी ऐसा पंगा करने की कोशिश करेंगे कि कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखो देखी यूज़ की, तो उसका हमें नुकसान ही होगा, उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। वेरियस इम्बैलेंसेस में डेवलप इन द सिस्टम, इसकी वजह से जो कई जो इम्बैलेंसेस हैं वो सिस्टम में आ जाएंगे। दस द रिसोर्सेज अवेलेबल मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, ये सोचते हुए हमें दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि उस कंट्री में या उस इकॉनमी में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस, पॉलिटिकल एट्सेट्रा, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी भी कंट्री में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कौन सी जो टेक्निक है उसकी कौन सी टेक्निक है उसको चूज़ करना है। जैसे इफ़ ओइंग टू देयर डॉगमेटिज्म पीपल ऑफ द कंट्री आर indifferent towards economic progress, there does not remain much significance in the inventions and innovations। अगर लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसी है और इकॉनमी प्रोग्रेस करे ना करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसे ही चलता रहे, उनको मॉडर्न जो है करनी नहीं है अपनी इकॉनमी, फिर तो वो लेबर इंटेंसिव ही काम करना पसंद करेंगे। द लेवल ऑफ टेक्निक वुड रिमेन लो इन सच सिचुएशन, उन सिचुएशंस में जब आप अपनी इकॉनमी को ग्रो ही नहीं करना चाहते, तो लेवल ऑफ इकॉनमी जो है आपकी लो ही रहेगी। समझ की बात। और अगर दूसरी तरफ देखें, सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री मे बी टू रिजिड टू अलाउ फॉर अ चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी रिजिड रहते हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को इतनी तरीके से चेंज नहीं होने देते अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ में रिजिडनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इन सच सिचुएशंस टेक्नोलॉजिकल चेंज मस्ट बी प्रिसीडेड बाय सोशल रिफॉर्मेशन। तो पहले सोसाइटी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, फिर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है। एन अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल सेटअप वुड बी रिक्वायर्ड फॉर सच सोशल रिफॉर्मेशन। तो इस टाइप की सोशल रिफॉर्मेशन करने के लिए हमें एक जो है इंस्टीट्यूशंस, अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे ताकि लोग जो पिछड़े हुए हैं उन पिछड़े हुए तरीक़ों से निकल सकें। चॉइस ऑफ टेक्निक मस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज। जो चॉइस ऑफ टेक्निक है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ये जो सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं इनको भी कवर करे। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल चूजिंग द टेक्निक, कोई भी टेक्निक को इस्तेमाल करते टाइम हमें क्या देखना है, वन मस्ट ऑल्सो अकाउंट फॉर द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर रिलेटेड फैसिलिटीज़ इन द कंट्री। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से पहले ये तो देख लोगे ना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कंट्री में है कि नहीं, बाहर से मशीन मंगानी है और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है नहीं, कहाँ से करेंगे, बिजली है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक तो करनी पड़ेंगी ना। सच टेक्निक्स आर टू बी प्रेफर्ड विच आर कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो हम वैसी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबल होगी। एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इज़ नॉट पॉसिबल ओवर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में वो एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, मैं फ़ॉरेन कंट्री गया, फ़ॉरेन कंट्री जाके मैं ऐसा फ़ोन ले आया, अभी तक तो 5G टेक्नोलॉजी चल रही है ना, मैं कोई 10G फ़ोन ले आया,
फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में डेवलप में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, मगर जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो वो मुझे सिम ही नहीं मिलेंगे, तो फ़ायदा ही क्या हुआ फिर? समझ गए बात? तो ऐसी मशीन लाने का क्या फ़ायदा जाओ जो यहाँ काम ही ना कर पाओ। देयरफॉर इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ लेबर इंटेंसिव टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड। तो शुरुआत में तो लेबर इंटेंसिव से काम कराना चाहिए। एज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्सपेंडेड आर एक्सपेंडेड वी मे स्विच ओवर टू मोर एंड मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी को भी कैपिटल इंटेंसिव के रास्ते पे हम ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा हम लेबर इंटेंसिव से मूव होकर कैपिटल इंटेंसिव की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिफिकल्टीज इन द चॉइस ऑफ टेक्निक। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिफ़िकल्टीज़ इन द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। कि जब भी हमने या अंडर डेवलप कंट्रीज़ ने जो टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उस कंट्री को उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, वो चीज़ डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज़ इन द चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और जिस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडर डेवलप कंट्रीज़ फेस द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़ इन देयर चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो उनको कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। उसमें नंबर 1 सबसे पहली डिफ़िकल्टी है प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ बीन अ वेरी स्लो प्रोसेस इन डेवलप कंट्रीज़। जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी स्लो स्पीड से जो है बढ़ रही होती है, स्लो स्पीड से जो है लगातार डेवलप हो रही होती है। अकॉर्डिंगली देयर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैड नो डिफ़िकल्टी इन अडॉप्टिंग देमसेल्व्स टू द चेंजिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो इन द कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी की स्पीड है और जो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, वो उस टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट कर जाते हैं और उनको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। हाउएवर in underdeveloped countries, traditions and conventions still have a strong hold in the institutional setup of these countries. मगर अभी अगर हम underdeveloped countries की बात करें तो अभी भी वहाँ traditions and conventions काफ़ी important role play करते हैं। इस वजह से वो नई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अडेप्ट कर पाएंगे वो जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Adaptability of the fast growing new technology is therefore not a smooth sailing process. तो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो underdeveloped countries हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें जो चेंज आता है टेक्नोलॉजी में उसमें अडेप्ट करना, जो फास्ट अडेप्शन है वो नहीं हो पाती। पीपल आर सो मच टाइड to their conventional wisdom that they do not easily adopt themselves to the changed situations. तो जो लोग हैं वो अपने पुराने तरीक़ों में इतने ज़्यादा जो है मस्त मगन रहते हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी को या नए काम करने के तरीके को इस हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाते। Still, many would like to stick to the conventional methods of production. Adoption of new technology remains a problem in these countries. अभी भी कई लोग पुराने तरीके से ही काम करना चाहते हैं और नए तरीके को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। इस वजह से इन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम रहती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। इट रिक्वायर्स इंटेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल बिसाइड्स स्किल्ड मैन पावर। तो जो नई टेक्नोलॉजी है एक तो वो महंगी है, दूसरी बात ये है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पूंजी चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जो कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ के पास नहीं है। इन अंडर डेवलप कंट्रीज़ देयर इज़ द स्कार्सिटी ऑफ बोथ कैपिटल एंड स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है और कैपिटल मतलब पूंजी की भी कमी है। सो द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना इसलिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो मैन पावर नहीं है, वो स्किल्ड मैन पावर नहीं है अंडर डेवलप कंट्रीज़ के पास। अकॉर्डिंग टू नक्स, इफ़ कैपिटल इज स्कार्स, डेवलपमेंट ऑफ नो हाउ अलोन वुड नॉट फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कैपिटल की कमी है तो सिर्फ
टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया और वो पैसे नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो कैसे ग्रोथ होएगी? इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ कैपिटल दैट द बेनिफिट्स ऑफ नो हाउ कैन बी रियलाइज्ड एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप्स। अगर पैसा है और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के पीछे पैसा भी खड़ा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए पैसा भी लगा देंगे तो ही डेवलपमेंट हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। थर्ड आ जाता है इलिटरेसी। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज़ इलिटरेट। ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्वेंट दैम विद न्यू टेक्नोलॉजी। उनको न्यू टेक्नोलॉजी देके फ़ायदा क्या है, उनको तो इस्तेमाल करना नहीं आएगा। दस द फर्स्ट task of the government in underdeveloped countries is to enhance education standards among the masses। तो मेन जो मुद्दा होना चाहिए गवर्नमेंट का कि लोगों को एजुकेट करें। लोगों को, कुछ लोग एजुकेट कहते हैं, कुछ लोग एडुकेट कहते हैं, एक ही बात है, बाल की खाल निकालनी क्या। तो मतलब लोगों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल तो कर पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड इन डेवलप कंट्रीज़ टू सूट देयर नीड्स एंड मीन्स। जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो डेवलप कंट्रीज़ में डेवलप हुई है उनके हिसाब से, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, उनकी सिचुएशंस के हिसाब से। हाउएवर नीड्स एंड मीन्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़ आर नॉट द सेम एज इन डेवलप कंट्रीज़। तो डेवलप कंट्रीज़ की नीड्स और मीन्स सेम तो नहीं होंगे। अकॉर्डिंगली many types of technology developed in advanced nations may not suit underdeveloped world। तो इसी वजह से कई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डेवलप कंट्रीज़ में इनोवेट तो कर ली हैं, मगर वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए फेवरेबल हैं नहीं है, अभी उनका इस्तेमाल करना है नहीं करना, ये भी क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। टेक्निक्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस मे नॉट सूट अंडर डेवलप कंट्रीज़ ऑल्सो बिकॉज देयर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ डिफरेंट। अब वही मशीन जो बाहर है वही मशीन यहाँ लेके आएंगे तो दोनों का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल है वो तो डिफरेंट है, तो इसमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ ऑब्सोलेसेंस। वो क्या होती है? टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग डेवलप्ड सो फास्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ दैट द एग्जिस्टिंग टेक्निक्स वेरी सून बिकम्स ऑब्सोलीट। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप कंट्रीज़ में चेंज हो रही है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो तो एकदम ऑब्सोलीट चली जा रही है, मतलब एकदम से पुरानी होगी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, या फिर ऐसे लगेगा एकदम पिछड़ी हुई होगी, इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आपने देखा ना, आप एक फ़ोन खरीदते हो, हर तीसरे दिन और मेगापिक्सल बढ़ के आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप फ़ोन बहुत पुराने ज़माने का यूज़ कर रहे हो। Generally by the time new technology reaches the underdeveloped countries, it is declared as obsolete in developed countries। जब तक वो जो टेक्नोलॉजी है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ तक पहुंचती है, तब तक डेवलप कंट्रीज़ और कोई टेक्नोलॉजी जो है लेके आए होते हैं, तो वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में वो टेक्नोलॉजी को पहुंचा के इतना ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं होता। समझ की बात? अंडर डेवलप कंट्रीज़ कैन नेवर बी एबल टू रीप फुल बेनिफिट्स ऑफ द सो कॉल्ड न्यू टेक्नोलॉजी। इस वजह से जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी का इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते, ना उठा पाते, क्योंकि जब तक उनके पास उनके कंट्री में टेक्नोलॉजी पहुंचती है तब तक मॉडर्नाइजेशन का नेक्स्ट लेवल चला जाता है डेवलप कंट्रीज़ में। देयरफॉर अंडर डेवलप कंट्रीज़ शुड देमसेल्व्स डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी। उनको अपनी टेक्नोलॉजी जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके एटमॉस्फेयर या उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से फेवरेबल रहेगी, उनको अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ इनोवेटर्स। डिस्कवरी एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ एबल इनोवेटर्स। तो जब भी हम कोई नई डिस्कवरी करते हैं, अडॉप्ट करते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी को, तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो इनोवेटर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, दे नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर प्रोग्राम्स। तो जो भी नई नई इन्वेंशंस हुई हैं उनको इनोवेटर्स इस्तेमाल करके प्रोडक्शन में क्या कॉस्टिंग कम होगी, कैसे कम होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनोवेटर्स के लिए भी पैसा तो होना चाहिए, मगर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास इतने ज़्यादा इनोवेटर्स नहीं हो पाते, और अगर हैं तो उनके पास उतनी ज़्यादा पूंजी या पैसा नहीं है कि इन्वेंशंस को या टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकें। हाउएवर इन लेस डेवलप कंट्रीज़, LDCs मतलब लेस डेवलप कंट्रीज़, देयर इज़ नॉट ओनली द डर्थ मतलब कमी ऑफ कैपिटल बट ऑल्सो द एबल इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की इतनी ज़्यादा कमी है कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पा रही, और जो टेक्नोलॉजी बाहर से आ भी रही है उसका भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल इंटेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी ऑफ द डेवलप्ड नेशंस इज़ लार्जली कैपिटल इंटेंसिव। ये तो पता ही है कि जो भी डेवलप कंट्रीज से टेक्नोलॉजी आ रही है वो कैपिटल इंटेंसिव है। स्कार्सिटी ऑफ लेबर रिजल्ट्स इन हाई वेज रेट इन दीज कंट्रीज़। तो उन कंट्रीज़ में लेबर की स्कार्सिटी होती है, तभी उन कंट्रीज़ में जो लेबर है उनकी वेजेस काफ़ी हाई होती हैं। इन कंट्रास्ट विद द अबंडेंस ऑफ मैन पावर, अंडर डेवलप कंट्रीज़
नीड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो लेबर बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चाहिए। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वुड नॉट बी मच अप्रोप्रिएट फॉर देम। तो उनके लिए वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जो डेवलप कंट्री में इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पे लेबर की कमी है, और हमारे यहाँ तो लेबर की कमी नहीं है, तो हम वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सजेशंस क्या हैं? फॉलोइंग सजेशंस मे बी ऑफर्ड टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ इन द वे ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन अंडर डेवलप कंट्री। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या सलाह मशवरा है? तो फर्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम किया जाना चाहिए। In their initial stages of growth, underdeveloped countries should rely primarily on labor-intensive technology. Such techniques should be, as far as possible, such techniques should be used। आना था, यहाँ पे मैंने use नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ such techniques should be used as far as possible। ठीक है, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होनी चाहिए? जो इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं। तो इंडिजिनसली मतलब डोमेस्टिकली डेवलप टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड एम प्राइमरीली एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करो जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, ना कि कम हो। सेकेंड आ जाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। एनी पर्टिकुलर टेक्निक कैन नॉट बी सोली रिलाइड ऑन less developed countries. While developing new techniques, care should be taken for existing culture and social environment of the country। तो जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें हमारे कंट्री में क्या कल्चर है, क्या सोसाइटी है, क्या हिसाब से सोचती है, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। समझ की बात? कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस पॉसिबल टेक्निक्स, द वन दैट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ शुड बी अडॉप्टेड। तो जब ये सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं उनको जांच पड़ताल किया जाए और देखा जाए कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हमारे कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, उसी टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। फिर ऑल्सो न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी मेड कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबिलिटी रहनी चाहिए। ये ना हो कि नई मशीन ऐसी ले आए जिसके पुर्जे भी नहीं मिल रहे, काम करने वाले लोग भी नहीं मिल रहे, क्योंकि वो इतनी नहीं है कि लोगों ने अभी कुछ सीखा ही नहीं उसके लिए। ठीक है, तो रिसर्च ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्प करेगा हमारी। कैसे? वाइल एडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज शुड मेक सूटेबल मॉडिफिकेशंस। तो जो बाहर से टेक्नोलॉजी आई है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दो। दिस नीड्स रिसर्च एट वेरियस लेवल्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू नो हाउ। तो जो भी नए नो हाउ या नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो उसके वेरियस स्टेप्स पे रिसर्च वगैरह करो ताकि मॉडिफाई कर सकें उस टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री के, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से। दस, seeking the help of the advanced countries, underdeveloped countries should open research centers with trained personnel who would facilitate the task of adoption of new technology। जो मतलब सरकारों को या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ऐसी जो है एडवांस्ड लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह रिसर्च सेंटर खुलने चाहिए जो कि जो बाहर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हमारे कंट्री में कितना इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा सहूलत या फिर फैसिलिटेट कर पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम कॉस्ट। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज शुड सो चूज़ between different techniques of production that marginal productivity of the factors in their alternative uses is equal। इस हिसाब से यूज़ करना है कि जो फैक्टर्स की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बराबर रहनी चाहिए। इन सच सिचुएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी मिनिमम। और ऐसी सिचुएशन में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम रहनी चाहिए। ठीक है, ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल ही है पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। Technology may be imported from abroad, but only from those countries which assure of continuous maintenance of the high-tech machinery and equipment। वहीं से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवाएं, वहीं से मशीनें लेके आएँ जो हमारे साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट करें कि लगातार उन मशीन्स को मेंटेनेंस वगैरह और स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज शुड अरेंज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ देयर वर्कर्स। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जो भी बाहर से मॉडर्न मशीनरी आ रही है उसको चलाने के लिए भी तो स्किल्ड पर्सोनल चाहिए ना। दिस वुड फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स शुड बी डेवलप्ड इन द कंट्री, ताकि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स सिखाएंगे कि मशीन कैसे बनती है, क्या क्या होता है और किस तरीके से काम करना चाहिए और मशीन से एफिशिएंसी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम सरप्लस।
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज शुड अडॉप्ट सच टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स मैक्सिमम पॉसिबल सरप्लस। तो ऐसी टेक्नोलॉजी रखो जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी और सरप्लस बढ़े। दिस वुड स्टिमुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ, इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी। एंड लास्ट इज अप्रोप्रिएट प्लांट्स। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज शुड इन्वेस्ट इन सच प्लांट्स विच आर नॉट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ना करें, जितना अपनी उनकी कैपेसिटी काम करने की उतना तो काम करें। प्रोफेसर नग्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन देयर इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज शुड डिपेंड मोर ऑन सिंपल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स rather than मॉडर्न वंस। तो नग्स का कहना था कि ऐसे टेक्निक्स को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सिंपल होंगे और सिंपल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट से काम कराओ, ना कि इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उठा के ले आए जितने कि हमारे यहाँ के इंजीनियर भी समझ ना पाएँ कि इसको काम कैसे करना है मशीन को। समझ गई बात? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।